नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर और वोट चोरी का मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता दिखाई पड़ रहा है। तो उधर वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में निकल रही है, अब उस पर हमले होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस यात्रा पर हमला किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया और दोनों ही पक्षों में यानी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर वहां पर लाठी डंडे चलने की खबर है। और ये यात्रा को लेकर पहले भी ये खबरें आ रही थी कि वहां पर उस यात्रा पर आतंकवादियों के हमले का खतरा है। अब ये खतरा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यात्रा को सफलता मिल रही है, आम लोग उससे जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसने बीजेपी और एनडीए की नींद हराम कर रखी है। और उधर चुनाव आयोग तो परेशानी में दिखाई ही पड़ रहा है। अमलेंदु जी, ये सबसे पहले अगर बात करते हैं, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों ही पक्षों में भिड़ंत की खबरें आई हैं, यात्रा आगे बढ़ रही है लेकिन उस पर हमले की खबरें आई हैं। और ये जो खबर है, क्या है पूरा ये मामला? समीर जी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में जो कांग्रेस का दफ्तर है उस पर हमला किया और वहां फिर दोनों गुटों के बीच में झड़प हुई है। वो वीडियो भी हम लोगों के पास है, वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वह हम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो हमला कर रहे हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है। तो वहाँ जो है वो भिड़ गए हैं आपस में उनके कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के। और ये देखा जा रहा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमले किए हैं वोट चोरी को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई हुई नजर आ रही है। और अब उसके कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं और हिंसा भी कर रहे हैं, ये साफ तौर पर आया है। पिछले दिनों जो एक घटना हुई कि जो राहुल गांधी की सभा थी और राहुल गांधी सभा में थे भी नहीं उस समय किसी ने मंच से पीछे से कोई प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग किया। कहा यह जा रहा है कि वो शायद कोई भाजपा का द्वारा भेजा गया व्यक्ति था, उसी से भाजपा ने ये प्रायोजित कार्यक्रम करवाया था। ये इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये तो समय बताएगा जब कोई जांच होगी इसकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशान अब नजर आ रही है, क्योंकि उसे लग रहा है, और कल राहुल गांधी ने कहा भी था कि कोई भाजपा के सांसद जो है उनके संपर्क में हो, वो उनको मैसेज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वोट चोर आप ना कहिए। तो इसका मतलब ये एक तरीके से हो सकता है कि राहुल गांधी को धमकी भी दी जा रही हो कि आप प्रधानमंत्री को वोट चोर ना कहिए वरना हम इस तरीके के हमले कराएंगे। तो अब देखना ये है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। और कांग्रेस का कहना ये कि नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल खामोश हो गए और उनकी शय पर ही ये सब किया जा रहा है, इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। वो वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं, वो विजुअल्स भी हैं जो हमले किए गए हैं कांग्रेस दफ्तर पर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में ये लाठी डंडे चलने की भी खबरें हैं। जो विजुअल्स हैं उसमें दिखाई भी पड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वहां हमले किए गए हैं, वो भी सुनाएंगे। लेकिन एक बार देखते हैं कि किस तरह से वो जो हमले की बात कही जा रही है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमले किए हैं। हालांकि अब इसमें सीधे तौर पर जो निशाना बनाने की कोशिश हो रही है अमलेंदु जी, राहुल गांधी को हो रही है। चूंकि ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। और मंच पर जिसको ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए हैं। अब जैसा अमलेंदु जी ने कहा कि अपशब्द कहने वाले कौन है, प्रायोजित है बीजेपी की ओर से या कोई और है, वो तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर उस तरह की घटना हुई है तो उसमें यह भी दिख रहा है कि उन लोगों को मंच से हटाने की और उनको चुप कराने की, उनको डांटने की भी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं उस विजुअल में। पर ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमले का क्या लॉजिक है, ये भी समझ से बाहर है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ही ये हमला क्यों हो रहा है। क्योंकि इस मुद्दे को जिस तरीके से वोट चोर का ये मामला उठा रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी निश्चित तौर पर परेशान है। अब तक एक बार भी इस पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। और लेकिन संसद में इसीलिए इस पर चर्चा की मांग हो रही थी कि आखिर अगर चर्चा होगी तो हो सकता है प्रधानमंत्री बोले भी। हालांकि कोई जरूरी नहीं था कि वो बोलते ही। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, राज्यसभा में वो नहीं बोले, लोकसभा में बोले भी तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये तो सवाल है ही अमलेंदु जी कि इस यात्रा में जिसने भी जो कुछ कहा हो, जांच के बाद पता चलेगा किसकी तरफ से प्रायोजित व्यक्ति था या फिर क्या कुछ हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला करना और राहुल गांधी को टारगेट करना, यह तो जरूर कुछ संकेत दे रहा है।
हाँ बिल्कुल समझिए, संकेत दे रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है और वो राहुल गांधी भी हमला करने की योजना बना रही है, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि आज ये लक्षित हमला जो है कांग्रेस के दफ्तर पर किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यही आरोप लगा रहे हैं चूंकि नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बीजेपी परेशान है और कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया और राहुल गांधी पे हमले की भी योजना बीजेपी बना रही है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं समीर जी, और हम लोग सुन भी सकते हैं और विजुअल भी वो देख सकते हैं किस तरीके के विजुअल है, कैसे उस पर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया जा रहा है। ये शायद कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हमारे बराबर में जो बात करते नजर आ रहे हैं, इनकी बाइट भी हम लोग सुन सकते हैं, ये क्या कह रहे हैं। जी सुनते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर, पटना में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है वहां हमला किया, पथराव किया और क्या कुछ हुआ। सुन लेते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात जो वहां उस समय मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है जो करवा रहे हैं। आप देखिए सिपाही झंडा लिए हुए हैं, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। तो ये सीधे बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आरोप अमलेदु जी लगा रहा है और ये विजुअल्स ये हम देख सकते हैं इसको। लाठी डंडे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो हैं, और आशुतोष शर्मा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि पुलिस का सिपाही जो है वो खुद भाजपा का डंडा लेकर हमला कर रहा है। तो यानी पुलिस मिलकर हमले करा रही है समीर जी, ये साफ देखा जा सकता है। ये विजुअल्स जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये विजुअल्स जो है एजेंसी की जारी की हुई विजुअल्स है। जी ये विजुअल्स है एजेंसी की जारी की हुई, ये दिखाई पड़ रहे हैं वहां प्रशासन और पुलिस के। अमलेंदु जी कल जब हमारे साथी वहां इकरार थे, इकरार भी ये बता रहे थे कि लोगों का आरोप है कि पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग यात्रा में शामिल होने से लोगों को रोक रहे हैं, यहां तक कि मीडिया को भी रोका जा रहा है, जबकि जिनके पास वहां पर ऑथराइज्ड कार्ड है, उनके पास पास हैं, बावजूद इसके उन लोगों को रोका जा रहा है। और ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के लोग, पुलिस वाले लाठी डंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां हमला कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये विजुअल देखिए, एकदम स्पष्ट विजुअल समीर जी। और देखिए पहले से तैयारी करके आए, हेलमेट पहन दिया गया, गेट तोड़ा है और हेलमेट पहन कर आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये हेलमेट पहने हुए, हाथों में लाठियां लिए हुए हैं और पत्थर फेंक रहे हैं और लाठियां चला रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यानी बीजेपी फुल गुंडई पर उतर आई है, गुंडा राज इसी को कहते हैं। और बीजेपी की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है समीर जी कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए वास्तव में अब खतरा पैदा हो गया है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये हेलमेट लगाकर आए हुए हैं, यानी पूरे प्रायोजित तरीके से ये हमला, और इसमें दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ये हमले हो रहे हैं। बड़ा आरोप वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बार उनको भी सुनते हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसमें पुलिस वाले खुद बीजेपी के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं। सुन लेते हैं उनको, डॉक्टर आशुतोष शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अभी बता रहे थे कि कैसे ये हमला किया गया। और हम देख सकते हैं कि गेट जो लगा हुआ है उस दफ्तर में, उसको कैसे तोड़ दिया गया है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जो हेलमेट लगाए हुए लोग हैं अमलेंदु जी की जैसे कार्यकर्ता नहीं, ये कोई मिलिशिया हूं, बाकायदा इनको जैसे ट्रेनिंग दी गई दे ही जाती है। ये शाखा से प्रशिक्षित लोग होंगे, इनको लाठी चलाने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, और भी हथियार चलाने की इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी, हमें नहीं मालूम क्या क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं हमला, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि ये प्रशिक्षित लोग हैं, इनको हमला करने की पूरी देखिए प्रशिक्षित। देखिए अब बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ, उस पर ट्रक पर लाठी चलाने का क्या मतलब है जी? उस पर भी कार्यकर्ता जो है बीजेपी के हमला कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो आशुतोष शर्मा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है करवा रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं उनको। डॉक्टर आशुतोष शर्मा प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो उस समय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मौजूद रहे जिस समय ये हमला हुआ, क्या कह रहे हैं। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है जो करवा रहे हैं। आप देखिए सिपाही झंडा लिए हुए हैं, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। ये तो बहुत गंभीर आरोप हैं, और ये डॉक्टर आशुतोष शर्मा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और वहां पर मौजूद हैं जब ये हमला हुआ है। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, पथराव भी किए जा रहे हैं, पत्थर भी फेंके जा रहे हैं और बाकायदा वहां पर गेट तोड़कर अंदर घुस गए हैं। अब ये तो सीधे एक सवाल उठना चाहिए कि कानून व्यवस्था वहां पर किस तरीके की है, ये सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। लेकिन आशुतोष शर्मा का जो बयान है, आरोप है, वो बहुत गंभीर है कि पुलिस
वाले खुद लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ दे रहे हैं और बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं उसमें सिपाही को कि देखिए सिपाही जो ये भाजपा का झंडा लेकर अंदर घुसा है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि अब पुलिस प्रशासन की मदद से जो है कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये हमले कर रही है, ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है समीर जी। जी बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर आरोप है। आज सुबह ही ये घटना हुई है और बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में किस तरीके से जाते हैं, वहां पर लाठी डंडों से लैस होकर और बाकायदा हेलमेट लगाए हुए हैं कि अगर दूसरी तरफ से भी अगर कोई पथराव हो, लाठी चले तो उन पर चोट न लगे। कुछ कई कार्यकर्ता इस तरीके से भी गए हुए हैं। ये विजुअल्स देख सकते हैं कैसे यहां पर गेट जो लगा हुआ है पार्टी कार्यालय का उसको तोड़ दिया जाता है। एक बार देखेंगे इसको फुल स्क्रीन पर कैसे ये वहां पर कार्यकर्ता जा रहे हैं और हमले कर रहे हैं, लाठी डंडों से लैस हैं और गेट तोड़कर अंदर घुस जा रहे हैं। है वहां पर यह हाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना सुरक्षित एरिया है और खासतौर से ये जो है बहुत सेंसिटिव क्षेत्र भी है समीर जी और सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत क्षेत्र समझा जाता है और वहाँ इस तरीके की घटना हो रही है और पुलिस जो है वो साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में हमला कर रही है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है। वो हमने सुनवाया, डॉक्टर आशुतोष शर्मा जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो बता रहे हैं और ये देखिए ये एजेंसी की फुटेज है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं, गेट तोड़ दिया है, बाहर ट्रक खड़ा हुआ है उस पर हमले कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मजबूत लाठियां लिए हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और पत्थर फेंक रहे हैं और हेलमेट पहनकर आए हैं। खुद हेलमेट पहने हुए हैं। खुद हेलमेट पहने हुए, इसका मतलब पहले से तैयारी पक्की करके आए हैं। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है और इसमें कई सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो नोन चेहरे होंगे। अब इनको पहचान कर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन पूरी तरीके से राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और अपने हाथ में लेते दिख रहे हैं। पुलिस वहां एकदम असहाय दिख रही है। हाँ, पुलिस एकदम असहाय दिख रही है और जो पुलिस सक्रिय दिख रही है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ दिख रही है। हाँ, वो हम खुद ही हमले में शामिल हैं, जैसा कि आशुतोष शर्मा बता रहे हैं। जैसे कि आशुतोष शर्मा बता रहे हैं और ये साफ तौर पर विजुअल में देखा जा सकता है समीर जी किस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो अब शब्दों का प्रयोग करते ही हैं, पूरी भाजपा के लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं और अब इस तरीके से हमले भी किए जा रहे हैं, यानी बीजेपी की गुंडई जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, और सुन लेते हैं राहुल गांधी का भी वो बयान। क्या उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं और क्यों उनको वोट चोर कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने वोट चोरी की है। और आपको बता दें कि ये यात्रा जो चल रही है बिहार में करीब 23 जिलों से होकर आज 12वां दिन है। यात्रा के 12 दिन हो चुके हैं और ये 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को पहुंचेगी पटना में। वहां भी एक पदयात्रा निकाली जाएगी और शहर के अलग अलग इलाकों में। तो सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान। जगह जगह छोटी छोटी सभाएं भी हो रही हैं और बड़ी बात यह है और ये सबसे ज्यादा सरकार और चुनाव आयोग के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि इसमें आम मतदाता बाहर निकलकर बता रहा है कि किस तरीके से एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से जानबूझकर लोगों के नाम हटाए गए हैं। सुनते हैं राहुल गांधी को कहा क्या है उन्होंने वोट चोरी को लेकर। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है। तो ये चोरी पकड़ी गई है और इसीलिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन
चुनाव आयोग जरूर बोल रहा है, और चुनाव आयोग जब बोल रहा है तो उस मामले में उसकी चोरी और भी ज्यादा उजागर हो रही है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, और भी ज़्यादा चोरी उजागर हो रही है, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता अब जो है वो हमला कर रहे हैं। चूंकि ये लग रहा है, जैसा हमने पहले जिक्र किया कि राहुल गांधी ने कल कहा था कि बीजेपी के कई एमपी उनके संपर्क में हैं, वो उनको मैसेज करके कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। यानी एक तरीके से धमकी राहुल गांधी को दी जा रही है कि प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। और इससे पहले ये भी आया, सरकार की तरफ से खबरें थी कि साहब राहुल गांधी की जान को खतरा है, और जैश ए मोहम्मद है, क्या जैश ए मोहम्मद, उसके 3 जो आतंकी हैं वो बिहार में घुस गए हैं, तो मोदी जी के रहते हुए आतंकी फिर घुस आए हैं। तो ये बड़ी एक बात है, लेकिन ये खतरा राहुल गांधी के लिए हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरीके से हमला किया है कांग्रेस के दफ्तर पर, उससे तो अब ये वास्तव में लगता है कि राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इसके जो क्रियाक्रम है वो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो बहुत ही गंभीर घटना है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर पटना में हमला किया गया है, और यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वाले खुद उस हमले में शामिल हैं। पटना में जो सदाकत आश्रम है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से हमला किया गया, और उसमें पुलिस वाले भी साथ दे रहे थे, और साथ नहीं भी दे रहे थे तो पुलिस वाले उनको रोक भी नहीं पाए। ये दिखा रहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था किन पुलिस वालों के हाथ में है, किन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। वहां गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और हमले कर देते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले खामोशी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार उस विजुअल को फिर देखेंगे हम लोग, और देखेंगे अमलेंदु जी किस तरीके से वहां पुलिस वालों की संख्या भी कितनी दिखाई पड़ रही। राजधानी में एक पार्टी के दफ्तर में इस तरीके से हमला हो जा रहा है, और पुलिस वालों की संख्या गिनी चुनी है, और जो है भी, अगर हम डॉक्टर अवधेश शर्मा की बात माने तो वो कह रहे हैं कि वो उसमें शामिल है, खुद ही उस हमले में। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये हमले में शामिल है, ये कह रहे हैं। और उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये जो किया जा रहा है बीजेपी के उसकी तरफ से, इसमें पुलिस शामिल है, और ये साफ तौर पर नीतीश कुमार के समर्थन से हो रहा है। ये उनका आरोप दिखाई, मतलब उनका आरोप है आशुतोष शर्मा का, और कि नीतीश कुमार के सहयोग से ये हमला बीजेपी कर रही है कांग्रेस के दफ्तर पर। जी बिल्कुल, और इसको लेकर, इस हमले को लेकर अब फिर राजनीति तेज हो गई है। यह आरोप पहले भी लग रहे थे कि कैसे बीजेपी और वहां पर एनडीए सरकार यात्रा को रोकने की कोशिशें कर रही है। यात्रा में आतंकवादियों का खतरा बताया जा रहा है। इसके अलावा वहां यात्रा में जो आम लोग पहुंच रहे हैं उनको पहुंचने से रोका जा रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे थे, और अब ये बहुत गंभीर मामला है कि कैसे वहां पर पटना में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया है। लेकिन ये यात्रा अपनी गति से चल रही है, और आम लोग जबरदस्त तरीके से इसमें जुड़ रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य को भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मनोज कुमार झा, आरजेडी के सांसद, क्या कह रहे हैं। और ये लगातार इस यात्रा में आम जनता जुड़ रही है, और वोट चोरी का जो मुद्दा इंडिया गठबंधन ने उठाया है उसको लेकर आम जनता भी कन्विंस्ड है, और वो बता रही है कि वो इस एसआईआर प्रक्रिया के, वोट चोरी के इन सारी घटनाओं से वो खुद पीड़ित हैं। उनको मतदाता सूची से निकाला गया है, और कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों निकाला गया है। सुनते हैं जी। एक ब्रेकिंग है समीर जी, वो दे दी जाए मनोज झा को सुनने से पहले। और ब्रेकिंग खबर ये है कि बिहार में मतदाता पंजीकरण के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए 1 सितंबर की समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की है। ये उन्होंने कहा है, तो अब इसको 1 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। हाँ, क्योंकि 1 सितंबर को ही ये समय सीमा समाप्त हो रही थी, और 1 सितंबर तक ही लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करानी थी। खैर, सुनते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। खबर आ रही है कि सरकार पूरे देश में एसआईआर एक साथ लागू करेगी। अभी देखिए, हमारा एसआईआर तौर तरीके, टाइमिंग पे, इंटेंशन पे विरोध था, और उस विरोध का आप नतीजा देख रहे हैं कि आज कोई दल नहीं, जब ये तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा नहीं रही सिर्फ, अब ये बिहार की यात्रा हो गई है। ये बयान अलग अलग राज्यों में। क्या पीएम मोदी की चुप्पी स्वीकार्यता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि जब किसी भी देश में चुनाव की पद्धति, प्रक्रिया पे सवाल उठे, तो चुनाव कराने वाली संस्था से अगर गलती हुई है, आई एम सॉरी बोलने आना चाहिए।
नहीं तो पड़ोस के मुल्क में हमने देखा है कि चुनाव से विश्वसनीयता हटती है ना तो लोकतंत्र कमजोर होता है। इसको कैसे डिकोड करें? तो ये यात्रा किस तरीके से आम लोग इससे जुड़ रहे हैं और कैसे ये अपने मकसद में कामयाब हो रही है, अब मनोज झा बता रहे हैं। इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के नेता हैं वो भी इस यात्रा में लगातार शामिल हैं। उनका ये कहना है कि हमको उम्मीद भी नहीं थी कि ये यात्रा इतनी ज़्यादा लोगों में एक जागरूकता फैलाएगी और ये इतनी ज़्यादा सफल यात्रा होगी। सुनेंगे एक बार दीपांकर भट्टाचार्य को भी क्या कह रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। यात्रा पिछले 12 दिन से हमने देखा कि जबरदस्त जनता का समर्थन है, उम्मीद से ज़्यादा। सासाराम से जब शुरू किए थे तो दक्षिण बिहार में लोग कह रहे थे कि वहाँ तो पिछले 2020 के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया का, 24 में भी रहा। उत्तर बिहार में देख रहे हैं, उत्तर में जब आए सीमांचल कोसी के बाद मथुरा के इलाके में आए, सीतामढ़ी से भी चंपारण आए, जबरदस्त हमने देखा कि जनता में उत्साह है। 2 बातें इसमें हैं, एक तो SIR का जो हमला है, अब चुनाव जिस तरह से देश में उसको चलाया जा रहा है और लोगों के वोटिंग राइट जो सबसे बुनियादी अधिकार हर एक नागरिक को मिला हुआ है उस पर जो हमला हो रहा है, लोगों में जाहिर सी बात है बेहद इसको लेकर के आपत्ति है, आक्रोश है। दूसरा, बिहार में जो सामने चुना है, 20 साल से नीतीश जी को सामने रखते थे मोदी जी की सरकार चल रही है। 2014 से तो खासतौर पर मोदी जी की सरकार चल रही है और इस सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। इसलिए बदलाव की आकांक्षा बहुत गहरी है लोगों में और ऐसा एक बदलाव वाला चुनाव, इस चुनाव को SIR के जरिए अस्त व्यस्त कर देने की जो साजिश चल रही है, इसको लेकर और ज्यादा आक्रोश है। मुझे लगता है कि जो उत्साह दिख रहा है, व्यापक समर्थन, लोगों का आशीर्वाद, ये निश्चित तौर पर चुनाव में भी रंग लाएगा और इस बार का चुनाव बिहार में सरकार बदलने वाला, बिहार को बदलने वाला चुनाव साबित होगा। तो इस यात्रा को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, ये कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, CPI-ML के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और यात्रा चल रही है अपनी गति से। और इस दौरान जो बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पटना में BJP कार्यकर्ताओं ने हमला किया है लाठी डंडों से और पथराव किया है। लेकिन इस यात्रा को लेकर और इसमें जो तमाम सवाल उठाए गए हैं, वोट चोरी का जो मामला है, SIR का जो मामला है, वो सारी चीज़ें लगातार दिखाई पड़ रही हैं। एक और नया मामला आया है अमलेंदु जी कि एक ही गांव में मतलब एक ही घर के नंबर पर पूरा गांव रजिस्टर्ड है। 974 वोट एक ही। कल राहुल गांधी ने उसका खुलासा किया जी। लेकिन इस बीच समीर जी एक बड़ी खबर यह है कि जो चुनाव आयोग के पास बिहार SIR की जो 2003 में हुई थी, जी हाँ। उसकी कोई फाइल ही नहीं है, ये RTI में जवाब दिया है। एक पारदर्शी एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज, उन्होंने खुलासा किया है कि चुनाव आयोग के पास बिहार की SIR 2003 की कोई रिपोर्ट फाइल ही नहीं है और आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में स्वतंत्र मूल्यांकन का हवाला दिया था, लेकिन RTI में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जी। यानी जिसके आधार पर RTI कराई जा रही है तो वो स्वतंत्र मूल्यांकन क्या है उसका भी उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो RTI जो है उन्होंने जो डाली उसके हम वो दिखा भी सकते हैं ये साफ तौर पर। और उन्होंने 2 आवेदन जो थे वो 2 RTI इसके लिए दाखिल की थी और पहले आवेदन में उन्होंने पूछा था चुनाव आयोग से कि इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन की कॉपी और SIR का निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित फाइलें कहाँ हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब में केवल 2005 के SIR के आदेश और दिशा निर्देश दिए, कहा कि कोई अन्य जानकारी मौजूद नहीं है। दूसरे जो उन्होंने आवेदन किया उसमें उन्होंने 2003 में बिहार में हुए इंटेंसिव रिवीजन से संबंधित दिशा निर्देशों और आदेशों की कॉपी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने इस आवेदन का जवाब देते हुए केवल 2025 के दिशा निर्देश दिए और कोई अन्य जानकारी नहीं दी। अब वो भारद्वाज कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया था जिसके आधार पर उन्होंने SIR करने का फैसला लिया था। हालांकि इस मूल्यांकन की जानकारी न जनता के साथ है
है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा की गई, ये उनका साफ तौर पर कहना है। और उनके मुताबिक 24 जून को अचानक जो SIR की घोषणा की गई थी और राजनीतिक दलों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है 2019 के चुनाव के बाद से वोटर टर्नआउट से संबंधित जानकारी फॉर्म 17C पार्ट 1 जो होता है उसको देने से इनकार कर रहा है और CCTV फुटेज और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी भी नहीं दे रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह जारी जानकारी देने का आदेश दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार से नियम ही बदलवा दिए। और इसी तरीके से जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कथित अनियमितताएं हुई थी और CCTV फुटेज थे उसको भी लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा जताई गई हैं। अब जो RTI से जवाब नहीं मिला है तो इस पर भारद्वाज का कहना है कि वो पहले इलेक्शन कमीशन में और फिर सेंट्रल कमीशन में अपील और शिकायत दर्ज करने की योजना बना रही है। तो यानी कि आप जो करा रहे हैं, आपने जो कहा कि साहब इसके आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन हमने कराया था, उसके आधार पर SIR करा रहे हैं, तो स्वतंत्र मूल्यांकन क्या था ये जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। यहाँ बुरी तरीके से फंस गया है, इसको मिसलीडिंग भी नहीं कह सकता। यानी आप पूरे बिहार के लोगों से दस्तावेज मांग रहे हैं और आपके पास जो पूरे बिहार का दस्तावेज है वही नहीं है। हाँ, पिछला दस्तावेज मतलब पूरे सबसे आप कागज मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास ही कागज नहीं है कि आपने ये कराया किस लिए है, जी हाँ, करा क्यों नहीं, तो वो कागज आपके पास नहीं है, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर समझा जा रहा है और यही बात लगातार हम लोग कर रहे हैं कि कैसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है चुनाव आयोग। चाहे वो RTI के जरिए सूचना मांगी जा रही हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के जरिए सूचना मांगी जा रही हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और दस्तावेज दिखाने की बात हो रही हो। तो ये मनमाने तरीके से जो SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है बिहार में, उसके प्रमाण जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यही नहीं, वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो भी एक नहीं कई जगहों के उदाहरण सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा भी है कि हम केवल महादेवपुरा ही सीट नहीं है कर्नाटक की, बल्कि हमारे पास ऐसे कई और उदाहरण हैं और जल्दी ही उनकी चर्चा भी, उनका भी हम खुलासा करने वाले हैं। बुरी तरीके से फंसा हुआ है और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी भी फंसी हुई है। पूरी NDA सरकार को यानी जो NDA के घटक दल हैं वो खुद भी, बीजेपी के अलावा जो दूसरे घटक दल हैं वो खुद भी इसमें अपने को फंसा हुआ पा रहे हैं। पर बीजेपी को इसमें चुनाव आयोग का समर्थन वो लगातार कर रही है। क्यों कर रही है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि जो विपक्ष के आरोप हैं वो बिल्कुल सही आरोप हैं और एक न एक दिन उनका खुलासा होकर रहेगा। हाँ बिल्कुल समझिए, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष के आरोप जो है वो बिल्कुल एकदम पुख्ता आरोप हैं और इन आरोपों का कोई जवाब जो है किसी तरीके का मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जो है आगे बढ़ रही है और आज जो सचिन पायलट हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे समीर जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने मीडिया से बात की है सचिन पायलट ने, और वो भी आज यात्रा में पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बात की है। क्या कुछ कहा है इस यात्रा को लेकर, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, उसको सुनते हैं। और ये इस यात्रा में गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता जो बिहार के बाहर की पार्टियां हैं वो भी लगातार इसमें शामिल हो रही हैं। सुन लेते हैं सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं। चोरी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, यात्रा जो निकली है बिहार में, जनता जवाब मांग रही है निर्वाचन आयोग से कि वोट चोरी क्यों कर रहे हैं और कैसे उसको अंजाम दिया जा रहा है, उसका पूरा प्रमाण राहुल जी ने दिखाया है। अभी कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है और हमें लगता है कि ये जो यात्रा जनता के साथ जुड़ने की यात्रा है। बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वोट चोरी को रोकने के लिए जनता सड़कों पे आई है और राहुल जी ने जो बीड़ा उठाया है कि पारदर्शी ईमानदारी तरीके से चुनाव होना चाहिए, उसको हम हासिल करके रहेंगे। सवाल ये कि हम पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से कुछ, जवाब भाजपा देती है और CCTV फुटेज जो कैमरा की है उसको नष्ट करने का मन क्यों मना इलेक्शन कमीशन ने, वोटर लिस्ट की कॉपी हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में कुछ संदिग्ध काम करने की मंशा है, ये प्रतीत होता है। लेकिन बिहार के लोग समझदार लोग हैं, यहाँ लाखों लोगों के नाम आप काटना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम लोग सड़कों पर हैं। लेकिन जो जनसैलाब आज उमड़ कर आ रहा है राहुल जी की यात्रा में RJD के नेताओं के साथ, मुझे लग रहा है कि इससे बदलाव की आहट अब पूरे बिहार में गूंज रही है। पूरे देश में SIR एक साथ लागू किया जाएगा, क्या नैरेटिव चेंज होगा इससे? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं आप अपना काम करो, जांच तो करो। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं कर्नाटक के अंदर, उसकी जांच नहीं करना चाहते हैं। आप हलफनामा मांग रहे हैं,
हम कमियां निकाल रहे हैं, गलतियां बता रहे हैं प्रमाण के साथ, उसको मानने से आप इनकार करते हैं। और बिहार के अंदर मैं समझता हूं जो आज एंटी इनकम्बेंसी है वो बदलाव चाह रहे हैं। भाजपा की और नीतीश जी की जो सरकार है 30 साल से यहाँ पर लगातार वो सत्ता में है, लेकिन अब बदलाव की आहट हर घर में दिखाई दे रही है। हर वर्ग, हर जाति धर्म हमारे साथ है। लेकिन राहुल जी की यात्रा ने आज एक पूरा देश में एक संदेश दिया है कि हम मनमानी तरीके से निर्वाचन आयोग को वोट चोरी नहीं करने देंगे। इस बात पर हम लोग कायम हैं। तो ये सचिन पायलट वो भी पहुंचे हुए हैं आज यात्रा में। 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वहां बता रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। यात्रा जगह जगह यहाँ पर वाहनों के अलावा कई जगह ये पदयात्रा भी हो रही है, मोटरसाइकिल से भी यात्रा हो रही है और पूरी तरह से जिन रास्तों से गुजर रही है वहाँ आम जनता जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और हमारे साथी जो वहाँ पर मौजूद हैं, यात्रा में साथ चल रहे हैं, कल बताया भी था उन्होंने कि यात्रा जब वहाँ से निकल जाती है उसके बाद जब वहाँ चर्चा होती है तो लोग उस यात्रा में जो बातें कही जा रही हैं, खासतौर पर वोट चोरी और SIR का जो मुद्दा है उसको लेकर वहाँ की जनता भी ये कह रही है कि इस तरह से वो भी वहाँ पर पीड़ित है। SIR से भी और वोट चोरी भी लगातार देख रहे हैं, चूंकि ये खबरें अक्सर आती रहती हैं कि वोट कहीं दिया जा रहा है और मिल किसी को रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, वोट चोरी का मसला आ रहा है। और कल तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, एक पत्रकार जो है जनता से कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के लिए आप ऐसे बात मत कीजिए, तो वो कह रहे हैं कि वो मोदी जो है वो तो चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने, तो उनका कि भाई आप ऐसे मत कहिए चोरी वोट, उनका तो कहिए चुनाव आयोग से कि आए और मंदिर में आके बच्चों की कसम खाकर कहे कि वोट चोरी नहीं किया है। तो अब यहाँ तक जनता जो समीर जी ये कह रही है कि अगर वोट चोरी नहीं किया तो मंदिर में आके कसम खाकर चुनाव आयोग कहे कि वोट चोरी नहीं किया, तो ये बात जन जन तक पहुंच रही है समीर जी। और राहुल गांधी इसमें कामयाब हो गए, इंडिया गठबंधन इस बात में कामयाब हो गया है कि किस तरीके से वोट चोरी जो है वो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। ये जन जन तक संदेश पहुँच गया है और इसी से लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी परेशान दिखाई पड़ती है, क्योंकि आज जिस तरीके से पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी ने हमला किया है, लाठी डंडों से लेकर और पत्थरों से हमला किया है, उससे हिसाब से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा जो है वो बढ़ती चली जा रही है समीर जी। बिल्कुल, इस यात्रा को लेकर और वहां पर पार्टी के दफ्तर पर हमला करना, अब क्यों ऐसा किया जा रहा है ये समझ से बाहर है, लेकिन प्रशासन भी उसमें साथ दे रहा है, ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है और ये गंभीर बात है, जिसके आरोप वहाँ लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। वहाँ जो मौजूद कार्यकर्ता हैं वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया उसमें पुलिस वाले भी उनके साथ लाठी डंडे लेकर हमले में शामिल थे। बहुत गंभीर आरोप है। अब यात्रा निकल रही है, जब यहाँ पर वोटों से ही चुनाव होना है तो आखिर इतना डर किस बात का है? और अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो फिर उसका उन आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए। तथ्यों के आधार पर आरोप लग रहे हैं तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जवाब भी दिया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए सड़क पर उतरा जा रहा है, संसद में उसकी चर्चा नहीं कराई जा रही है। तो आखिर फिर समझा क्या जाए? क्या जो आरोप है फिर वो सही है? क्योंकि अगर सही ना होते तो फिर उसकी चर्चा कराई जाती, उस पर बात होती और उसका खंडन किया जाता। लेकिन यहाँ अब इस यात्रा में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी दिख रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता हर दिन इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। क्या कहा है उनकी यात्रा को लेकर अवधेश प्रसाद ने, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनको सुन लेते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी वहां आए थे, रेवंत रेड्डी वहां पर कांग्रेस के नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री वो भी पहुंचे थे। लगातार यहां तमाम नेताओं का जाना बना हुआ है, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सुनते हैं अवधेश प्रसाद को क्या कह रहे हैं। सबसे पहले माननीय अखिलेश जी का बिहार में जाना इस बात का संदेश जाएगा सारे देश में कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हुई है, उसमें आपसदारी बढ़ी है और जिस काज को लेकर, बड़े काज को लेकर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, तो उस गठबंधन को जो काज है उसमें सफलता आएगी। और निश्चित तौर से बिहार में जो वर्तमान सरकार वहां पर उत्पीड़न कर रही है, वोटों का कटवा रही है, डरवा रही है, वो उनके सारे कदम बेअसर होंगे। एक परिवर्तन की शुरुआत।
तो ये वहाँ पर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव भी पहुँच रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ज़रूरी मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि अगर वोटर अधिकार, वोटिंग राइट्स अगर लोगों के छीन लिए गए तो फिर उनके पास बचेगा क्या। बहुत गंभीर मसला है और इस यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन लोग पहले से ही वहां जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भुक्तभोगी हैं इस वोट चोरी के और एसआईआर की प्रक्रिया के। जिस तरीके से 65 लाख लोगों का नाम वहां से काटा गया है। यात्रा में अब हमारे साथी यहाँ लगातार वहां यात्रा में मौजूद हैं, इकरार जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और जिस तरह से पटना में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उसको लेकर क्या रिएक्शन है वहां पर। तो इकरार से हमारा संपर्क जैसे ही होता है उनको हम जोड़ते हैं। इकरार शायद जुड़ चुके हैं और गोपालगंज में है यात्रा। और तो ये इस यात्रा में लगातार, जैसा हमने आपको बताया कि ये कहीं कुछ जगहों पर मोटरसाइकिल से यात्रा हो रही है, पैदल हो रही है या फिर गाड़ियों से हो रही है, और आम लोग इसमें ज़बरदस्त तरीके से जुड़ रहे हैं। और यात्रा की अब सफलता कहा जाए या बेचैनी कहा जाए, लेकिन अगर जो हमला इसी वजह से अगर किया गया है तो ये बहुत एक कह लीजिए कि शर्मनाक है। हाँ, बिल्कुल शर्मनाक है समीर जी, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हम उनको आशुतोष शर्मा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, वो जो कह रहे हैं वो भी हम लोग सुनेंगे क्या है। और कल तेजस्वी यादव ने बहुत तगड़ा हमला बोला उनका कि 2 गुजराती और चुनाव आयोग जो है वो बिहार का चुनाव लूटने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या था गुजरातियों को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर। समीर जी, ये भी हम लोग सुन सकते हैं, और ये उनको आशुतोष शर्मा को भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कहा उन्होंने वोट चोरी को लेकर। तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बने हुए हैं और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं खासतौर पर, वो लगातार इस यात्रा में बनी हुई हैं। तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कहा। हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, बाबू जगदेव जी हो, लोहिया जी हो। लोहिया जी तो कहते रहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कैसे छीनना चाह रहा है वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो ये किस तरीके से लोगों को वोट चोरी के जरिए उनके अधिकार को छीना जा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है, और संविधान ने जो अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। जो संवैधानिक ताकत मिली हुई है उसके ज़रिए हम इसको बचाए रखेंगे। हमारे साथ ही इकरार जुड़ चुके हैं और इकरार से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। इकरार, कहाँ पर हैं आप और इस समय क्या चल रहा है, ये यात्रा कहाँ जा रही है, अगला कार्यक्रम क्या है, ज़रा बताएं उसके बारे में। जी समीर जी, इस समय हम गोपालगंज में मौजूद हैं। जो यात्रा की शुरुआत सुबह पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब ये यात्रा वहां से आगे बढ़ती हुई गोपालगंज पहुंच चुकी है। गोपालगंज में मेरे पीछे जो है कुछ ही दूरी पर यहाँ जो थोड़ी देर के लिए विश्राम है यात्रा का, उसके बाद यात्रा दोबारा शुरू होगी और यात्रा सीवान होते हुए शाम को जो है वो सारण पहुंचेगी ये यात्रा। जी, तो ये यात्रा में जिस तरीके से आज अभी सचिन पायलट भी शामिल हुए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1:30 बजे है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के और नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जो एक कल आपने जिक्र किया था इकरार की, कई जगहों पर लोगों को यात्रा में शामिल होने से रोका जा रहा है, क्या ये शिकायतें और भी जगहों से मिल रही हैं और क्यों रोका जा रहा है, इस पर किसी अधिकारी वगैरह का कोई बयान आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
जी समीर जी, सबसे पहले तो ये है कि यात्रा जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से यात्रा का काफिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके पुलिस अधिकारियों को कहां से क्या आदेश हो रहे हैं कि मीडिया पर्सन को भी कई किलोमीटर पहले ही वो लोग रोक देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई हम लोग तो वैलिड है, हमारे पास पास है, सब है, हमें तो यात्रा में जाने की अनुमति है, उसके बावजूद भी जो है ना तरह तरह के कागज मांगे जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा बिहार में कागज का क्या सिलसिला चल रहा है। कहा कि नहीं अपना आई कार्ड दिखाइए, अपने संस्थान का आई कार्ड दिखाइए, आपकी आईडी से काम नहीं चलेगा, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। तो ये जो सिस्टम है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। कुछ और उनसे पूछो तो वो कोई जवाब नहीं देते, वो सीधा कहते कि आप हमें अपना आधार कार्ड दिखाइए और अपनी जो है ऑफिस की आईडी दिखाइए, ये जो यात्रा वाली है और वो भी आईडी दिखाइए। तीनों आईडी को वो लोग मांगते हैं, जबकि शुरू से जो है सभी जितने भी हमारे साथ ही नहीं, कई जितने जो भी मीडिया पर्सन है उन सबके साथ यही हो रहा है। और कल से जब से ये विवाद एक तरीके से ये यात्रा में जो भीड़ बढ़ रही है उस भीड़ को देखते हुए, कल अगर हम बात करें कि मोतिहारी में जो भीड़ थी वो भीड़ मतलब उसने अभी तक की यात्रा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुद राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे थे दोपहर में जब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस बात को कहा कि यात्रा जो है वो धीरे धीरे जो है इतनी तेजी से बढ़ गई है कि बिना बुलाए क्योंकि जो भी यात्राएं होती है आप जानते हैं उसको मैनेज किया जाता है, लेकिन मैनेज से ज्यादा यहाँ आम लोग भी जो है वो इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। आप विजुअल्स में देखिए किस तरह से राहुल गांधी का जो स्वागत के लिए जो है लोग वो अपने मकानों पे खड़े हैं, फ्लाईओवर पे खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं, फूल और मालाएं लेकर खड़े हैं। वहीं कल अगर मैं बात करूं तो जिस इस यात्रा की मुझे जो लगता है कि इसकी एक तरह से कामयाबी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है बिहार में उसको कुछ ना कुछ टेंशन जो है वो होती दिखाई दे रही है। आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले आप लोग चर्चा कर रहे थे जो पटना में जिस तरह से हुआ, वही जो है इस यात्रा को जो कमजोर करने के लिए जो मुझे लगता है ऐसा बहुत सी जगह अब हो सकता है। जी ये मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि आपको जानकारी है ही कि पटना में कांग्रेस दफ्तर में आज क्या हुआ है। यात्रा में जो शामिल लोग हैं, नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, इस हमले को लेकर? वो क्या कह रहे हैं कि क्यों ये किया गया है, क्यों हमला क्यों किया गया है, और क्या वास्तव में ये जो एक कहा जाए कि जो समर्थन मिल रहा है उसका खौफ है या फिर कोई और कारण है? बिल्कुल समीर जी, जो नेताओं से हमारी बात हो रही है, जैसे कल इस वाले मसले पे हमारी बात हुई थी, जो विवाद एक चल रहा है, जो विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसने वो जिस तरीके की जो बातें की गई थी दरभंगा में जो हुआ था, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मंच है वो मंच जब वहां से निकल जाते हैं, हम जो यात्रा में देख रहे हैं कि कार्यकर्ता या राहुल गांधी जब भी संभव उनके स्वागत के लिए जो मंच लगाया जाता है, वो मंच जब वो वहां से निकल जाते हैं तो साथ साथ उन्हीं के साथ, क्योंकि सभी कार्यकर्ता और नेता जो होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के साथ ही रहें और उन्हीं से जो है उनके साथ चलते रहें। उसके बाद मंच एक रह जाता, तो उस मंच से का जो दरभंगा में किसी ने जो अपशब्द कहे थे, हालांकि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिसने कहा था, लेकिन बेवजह की ये तूल जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से उस घटनाक्रम का जो है फिलहाल कोई सीधा ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि उनके मौजूदगी में ये कहा गया हो या उनके कहने पे कहा गया हो। वो यात्रा बहुत आगे निकल चुकी थी और उसके बाद में जो पीछे जो मंच है, हम दिल्ली में भी कई बार देखते हैं, जो रामलीला मैदान में जब रैलियां होती है तो रैली खत्म होने के बाद लोग मंच पे चढ़ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, माइक पे हलो, वो सब अपना जो रील का ये जमाना है ये सब। तो जिसने भी कहा हम उस घटना का समर्थन नहीं कर रहे, पुलिस ने हालांकि उसको अरेस्ट कर लिया है जिसने जो भी अपशब्द कहे थे। तो जो ये अब उसके बाद जब सभी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन जब पटना में अब आप देखिए किस तरह से बीजेपी के जो एनडीए सरकार में, बिहार सरकार में जो मंत्री है, वो किस तरीके से इस बात का बेवजह तूल देकर और उन्होंने किस तरीके से वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो वो पत्थर फेंके, जो तमाम जो वीडियो भी हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, इकरार बने रही है। मुझे जो लगता है कि जो यात्रा जी बताएं, जो यात्रा लगातार बढ़ रही है, इसका काफिला लगातार जो बढ़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि ना सिर्फ प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए हैं कि आप गाड़ियों को रोकिए। अभी हम जब आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पैदल हम आए हैं और उसके बाद में जो है अभी करीब 1 किलोमीटर के आगे जो रुकने का है, लेकिन गाड़ियां पहले ही रोक दी गई है प्रशासन द्वारा। पुलिस प्रशासन इस बात को जवाब नहीं देता कि क्यों गाड़ियां पहले रोक दी गई हैं। वो कभी जाम का हवाला देते हैं, लेकिन वही वीडियो आता है कि वो कहते हैं कि जाम लगता
लगता है तो लगने दीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आदेश उनको है वो कहां से आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यात्रा में जो लगातार भीड़ बढ़ रही है। आप ये देखिए युवा है वो मोटरसाइकिल लेके किस तरह से ये काफिला है वो लगातार चलता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपने नेता तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता है उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें, जब हम लोगों से चर्चा करते हैं यात्रा के अलावा, हम जब लोगों से चर्चा करते हैं कि यात्रा तो चलो चल रही है, हम पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं आपको, आपके जो बिहार में जो इस समय है जिसे देखकर आप लोग वोट करने जाएंगे, तो सभी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा बिहार में जो इस समय मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है और उसके साथ साथ जो है युवा जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं 20 साल से ऊपर। नीतीश कुमार अमूमन 20 साल के करीब उनकी जो है मुख्यमंत्री रहते हो गए, लेकिन आज भी जो बिहार का युवा है वो पलायन कर रहा है, कोई उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए हैं वहाँ। तो जो और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, जो जिसका जो हवाला जो दिया जाता था नीतीश कुमार द्वारा कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया, हम बार बार ये सवाल हर जगह जहाँ यात्रा जा रही है वहाँ पूछते जरूर है कि क्या जंगल राज का जो हवाला देते हैं कि वो खत्म कर दिया, क्या आज वो जंगल राज खत्म हो गया? तो लोगों का ये कहना है कि नहीं, उससे ज्यादा जंगल राज है, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। अगर हम पुलिस थाने जाते हैं हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। तो इस तमाम तरीके के जो आम लोग हैं, इस यात्रा के यात्रियों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जो आम लोग हैं, आम लोगों से जब हम बात करते हैं तो उन सभी लोगों का जो है ये इस पे फोकस जो है वो है चुनाव को लेकर। हर कोई 4-5 मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे हैं बिहार में जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और जिससे लोगों में नाराजगी है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं और इस यात्रा के जरिए केवल वोट चोरी और SIR ही नहीं बल्कि सरकार की 20 साल की जो खामियां हैं वो भी उजागर हो रही हैं, जनता नेताओं से सीधे जुड़ रही है। अभी जो आप ये विजुअल्स दिख रहे थे इकरार, तो क्या ये जो मोटरसाइकिलों से लोग जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, ये यात्रा के साथ जा रहे हैं या फिर ये यात्रा आगे चल के कहीं कोई सभा होनी है, वहाँ पर कोई एक जनसभा होगी, वहाँ के लिए तैयारी हो रही है? क्योंकि आपके पीछे लगातार लोग दिख रहे हैं जाते हुए। देखिए जी समीर जी, मैं बताता हूँ यात्रा का जो शेड्यूल होता है, सुबह 8 बजे यात्रा शुरू होती है, उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे के बीच एक सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए यात्रा रुकती है। तो मेरे पीछे ही थोड़ा आगे जाके टेंट लगा हुआ है वहाँ, क्योंकि जैमर की प्रॉब्लम होती है इसलिए हम थोड़ा यहाँ से कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम वहीं पहुंचेंगे। तो वो जब नाश्ते के लिए यात्रा रुकती है, उसके बाद दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे लंच के लिए ये यात्रा रुकती है। लंच के बाद में फिर शाम को एक जनसभा होती है। तो ये जो है आज 13वां दिन है और 13 दिन से यही शेड्यूल है। सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू होना, 11:30-12 बजे के समय, क्योंकि सुबह से जो है यात्री इस यात्रा के साथ जुड़े हुए लोग आ जाते हैं, वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद में दोपहर को लंच और शाम को जो इवनिंग ब्रेक होता है, इवनिंग ब्रेक के बाद में जो शाम को जो रोज शाम को सभा को संबोधित किया जाता है। तो ये इस यात्रा का पूरा शेड्यूल है। और अभी जो यात्रा जहां हम खड़े हैं गोपालगंज में, यही आगे थोड़ी देर के लिए यात्रा रुकी है। जो भी यात्री हैं, जो भी नेता हैं, वो सब नाश्ते पानी के लिए रुके हैं। जी इकरार, और एक जो कल की जो घटना हुई जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले गए, उसको लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी की तरफ से प्लांटेड है। पवन खेड़ा ने भी इस तरह का ट्वीट किया है, उसकी अभी हम चर्चा भी करेंगे। क्या कुछ वहाँ पर चर्चा हो रही, जो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों का क्या कहना था, और जिसको अरेस्ट किया गया है उनके बारे में क्या जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से? जी पुलिस की तरफ से बताया गया है, कोई रिजवी करके कोई उनका नाम है जिनको ये अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सवाल है जो पवन खेड़ा भी कह रहे हैं, जो यात्रा में लोग चल रहे हैं। हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये सब जो इस यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है। आपने कल देखा हुआ, कल सभी मीडिया चैनल पे खबर चली थी कि बिहार में 3 आतंकी जो है वो घुस चुके हैं, और जहां से यात्रा मोतिहारी के पास में ही वो जगह नेपाल जो बॉर्डर है, जो क्योंकि नजदीक पड़ता है, कि वहां से वो आतंकी घुसे हैं। वो खैर जो पुलिस का है वो पुलिस देख रही है इस मैटर को कि किस तरीके से है। इसी तरीके से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस यात्रा को रोका जाए, इसका रूट कम किया जाए, जहां ये लोग जाना चाहते हैं वहां नहीं जाने दिया जाए। इस तरीके की जो है मुझे जो लगता है वो प्लानिंग की जा रही है। वो बेवजह का विवाद है, वो लगता है कि पूर्ण सुनियोजित तरीके से
जिसने इस तरीके की बातें की उनका, क्योंकि यात्रा में जो लोग चल रहे हैं आज 13वां दिन है, आज से पहले तो किसी ने इस तरह से माइक लेके या कुछ जो है अपशब्द नहीं कहे, लेकिन अचानक जब ये यात्रा बढ़ती है, उसका कारवां बढ़ता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं, उस समय इस तरह की अगर बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं। और इसलिए जो है एक समुदाय विशेष को जो इसलिए टारगेट किया जाता है कि लोगों को ये कहा जाता है कि भाई ये जानबूझ के इस तरीके का माहौल जो है वो बना रहे हैं, ये इनका मोदी, क्योंकि एक बीजेपी द्वारा एक सिनेरियो पैदा किया जाता है कि भाई एक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो मोदी जी के हमेशा खिलाफ रहते हैं और इन्हीं बातों को लेकर वो है तरह तरह की बातें करते हैं। जिस तरीके से वो मंच था, वो मंच भी शायद आफ्ताब करके एक नेता है, कांग्रेसी नेता, उनके द्वारा लगाया गया था। तो बार बार जो भी आप देख सकते हैं जो चैनलों पे है, उन्हीं का जो नाम चला के जो है इस यात्रा को एक तरीके से वो दूसरा मोड़ देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अब आप बने रहिए इकरार, और जो कुछ अपडेट है आप नज़र रखिए, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। और बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और एक बार फिर सुनने की कोशिश करेंगे। अब अमलेदु जी, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार यात्रा वहाँ पर कैसे चल रही है, तमाम नेता आकर जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि जो आम जनता जुड़ रही है, बार बार इकरार बता रहे हैं और उनकी बातें हो रही हैं जिस तरह से लोगों से, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। और लेकिन अब उस फैक्टर में यात्रा है, जुड़ रही है, उस का अगर आपका को विरोध करना है तो एक यात्रा आप भी निकाल दीजिए, लेकिन विरोध का ये तरीका जो आज पटना में हुआ है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, और एक कहा जाए कि लोकतंत्र में उसको सही नहीं कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि राज्य की कानून व्यवस्था का इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या होगा। अब बिल्कुल समीर जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो उसको लेकर पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि भाई जिस आदमी ने ये शब्द इस्तेमाल किया ये बीजेपी का ही आदमी था, हमारा आदमी नहीं था। बीजेपी हमारी यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। और जो हमला किया गया कांग्रेस के दफ्तर पर, उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी जो है वो सामने आ गई है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले पता लगाइए कि जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो कौन है, वो किसका आदमी है। जनता सब देख रही है और पूरा देश भाजपा की गुंडागर्दी देख रहा है, ये साफ तौर पर कहना है पवन खेड़ा का। हम लोग सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, और उसकी कैसे सीधे उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ लोगों को जानबूझकर इस यात्रा में एक तरह के दिक्कतें पैदा करने के लिए, विघ्न डालने के लिए भेजा जा रहा है। और जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में भी उनका कहना है कि ये बीजेपी का ही कोई एजेंट है, व्यक्ति है। क्या कहा है पवन खेड़ा ने, सुनते हैं। तो ये पवन खेड़ा को सुनते हैं, लेकिन ये बात लगातार और ये चर्चा वहाँ भी हो रही है कि कैसे कोई बीजेपी का कोई व्यक्ति है, बीजेपी ने जानबूझकर प्लांट किया है। हालांकि अब ये पता लगेगा जब उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी आएगी, लेकिन बहुत गंभीर बात है ये कि किस तरह से अगर यात्रा में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से, तो बहुत हैरान करने वाली है। हाँ बिल्कुल समझिए, काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। और ये खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के हथकंडे अपना रही है जी, और कांग्रेस के दफ्तर पे हमला करना लाठी डंडों से और पत्थरों से, और हेलमेट पहनकर कार्यकर्ता है हाथों में लाठियाँ लेकर के आए, तो ये सुनियोजित एक षड्यंत्र जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश हो रही है। और इसके पीछे कारण वही है कि जो राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वोट चोरी से जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वोट चोरी से, ईमानदारी से नहीं है, जनता ने उनको नहीं चुना है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की हताशा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। समीर जी बिल्कुल, ये हताशा है या जो भी है, लेकिन जिस तरह से ये उसका जवाब दिया जा रहा है वो तरीका कतई सही नहीं कहा जा सकता, ठीक नहीं कहा जा सकता। और सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये अपशब्द बोले हैं वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है। ये कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कहा है उन्होंने। भाई किसने की टिप्पणी, इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा है। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले, आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री को ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं,
फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? तो ये कि वोट चोरी का जो आरोप है उस पर जवाब नहीं है और इसलिए इस तरह की हरकतें कराई जा रही हैं, ये कहना है पवन खेड़ा का। गंभीर आरोप है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से इकरार बता रहे थे कि 13 दिन हो गए इस यात्रा को, अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, किसी ने इस तरह की नारेबाजी नहीं की। वहां तो बड़े सीमित नारे भी चल रहे हैं अमलेंदु जी। ऐसे में कोई व्यक्ति आकर अगर कह रहा है, राजनीतिक दल का नेता और कार्यकर्ता तो कभी नहीं कह सकता है, तो ये क्या वास्तव में बीजेपी के लोग हैं जो जानबूझकर, जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पहले अपने प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं और उसके बाद उसका प्रचार कर रहे हैं राजनीतिक फायदा लेने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए। और बहुत गंभीर आरोप पवन खेड़ा ने लगाया है कि पहले बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाते हैं, उसके बाद इसे मुद्दा बनाते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर देते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात कही और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि आज लोकतंत्र का काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों और पुलिस के साथ सदाकत आश्रम के बाहर जमा हुए और उसका गेट तोड़ दिया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे रोकने और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सदाकत आश्रम में घुसकर कारों, ट्रकों और संपत्ति में तोड़फोड़ की। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, ये साफ तौर पर कहना है प्रमोद तिवारी का। हम लोग सुन भी सकते हैं क्या कहा प्रमोद तिवारी ने। जी बिल्कुल, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, वो विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे कैसे वहां पर हमला किया गया। लेकिन जो आरोप वहां के प्रत्यक्षदर्शी लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वो बहुत गंभीर है कि पुलिस वाले बीजेपी नेताओं के साथ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लाठी डंडे लेकर इस हमले में शामिल थे। खैर, सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। घटना में वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उसके बाद सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का दफ्तर है, मुख्यालय है पटना के अंदर, वहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज लोकतंत्र का काला दिन है, सारी जगह दिखाया जा रहा है, चैनल्स दिखा रहे हैं, फोटो आई हैं और मैंने बात की है सदाकत आश्रम, वहां से भी जो सूचना आई है, गुंडे भारतीय जनता पार्टी के साथ और पुलिस वहां इकट्ठा होते हैं सदाकत आश्रम के सामने, गेट तोड़ देते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा प्रयास करते हैं कि गेट ना टूटे, ये ट्रेसपास करते हैं। वहां जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलता है उसको लहूलुहान करके रक्त रंजित करते हैं। वहां जो हमारी प्रॉपर्टी, ट्रक, गाड़ियां खड़ी हैं उनको क्षतिग्रस्त करते हैं ट्रेसपास करने के बाद। और पुलिस मौन दर्शक बनकर इस हिंसा को अपना मौन स्वीकृति देती रहती है। क्या हो रहा है आज, कहां हो रहा है? वो सदाकत आश्रम जो देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है, वो सदाकत आश्रम जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली, आज उसकी पवित्रता को नष्ट करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसके अंदर घुस के जिस तरह से उन्होंने रक्त रंजित इतिहास लिखा है, और पुलिस प्रशासन के सहयोग से, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। याद रखना, हमारा बहुत खून बहाया है। आपने सदाकत आश्रम में दृश्य देख रहा हूं मैं, पर खून तब भी बहा था जब अंग्रेजों ने गुलामी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने हिंसा करके हमारा बहुत कांग्रेसियों का खून बहाया था। आज जब हमारा राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक वोट के अधिकार के लिए निकला है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है और उसने रक्त रंजित कर दिया है सदाकत आश्रम को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मैं सारे देश से यही विनम्र अपील करूंगा, देखिए
एक तरफ ये गुंडा राज है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम के रक्षकों के घर जाकर जो कुछ हुआ है उस पर न्याय करिए, इंसाफ करिए और ये जो क्रांति हो रही है लोकतंत्र को बचाने की, इस पे अपना आशीर्वाद दीजिए। तो ये प्रमोद तिवारी का ये कहना है कि किस तरीके से वहाँ पर वहाँ बीजेपी के सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे, कार्यकर्ता नहीं वो गुंडे थे जिन्होंने इस तरह पे वहाँ जाकर हमला किया, पार्टी दफ्तर पर हमला किया। और सदाकत आश्रम बहुत उसका एक कह लीजिए कि धरोहर है अमलेंदु जी, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर ही नहीं है, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। वहाँ जाकर उसके गेट को तोड़ देना, हमला कर देना बहुत गंभीर मामला है और उसको लेकर लगातार निंदा हो रही है। लेकिन पवन खेड़ा का जो आरोप है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है कि बीजेपी ने अपने किसी नेता को, कार्यकर्ता को वहाँ भेजकर प्रधानमंत्री को गाली दिलवाई और उसके बाद उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल समझ लीजिए, साफ तौर पर उनका आरोप है और ये बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और इसी में अमलेंदु जी एक और गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया है कि जितनी गाली दी जाएगी कमल उतना खिलेगा। हाँ, इसका मतलब खुद गाली दिलवाएंगे और कमल खिलाएंगे, इसका मतलब यही है। फिर इसका मतलब ये आरोप पवन खेड़ा का जो है उसको अमित शाह सत्य साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो गाली भी दिलवाएंगे मोदी जी को, कमल खिलाएंगे। तो क्या अब लेकिन अब वो समझ चला गया, जब मोदी जी को गाली देने से कमल खिला करते थे तो भाजपा अपनी स्टेट को बदले, जो समय के साथ स्टेट बदलनी पड़ती है, तो भाजपा आउटडेटेड होती जा रही है और ये पुराने हथकंडे अपना रही है। तो इन पुराने हथकंडों से भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, नया रास्ता अपनाना चाहिए। समझिए जी बिल्कुल, जो भी हो ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये और भी ज़्यादा गंभीर बात है कि कैसे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के इस सभा में बीजेपी ने अपने लोगों को भेजा और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाई। ये कहना है, ये आरोप है पवन खेड़ा का, कांग्रेस के नेता का। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, उसको लेकर अब राजनीति और भी गर्म होती जा रही है। आगे क्या कुछ होता है, यात्रा चल रही है, जो भी अपडेट होगा हम आपको डीबी लाइव पर दिखाएंगे। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।